आगे बढ़ते हैं। 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम योगी ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए। प्रदेश की सूरत और सीरत बदलने की हर वो कोशिश की जिससे उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निवेश वाला प्रदेश बन सके। उन शहरों के नाम भी बदले जो मुगल काल से चले आ रहे थे, जैसे फैजाबाद को अयोध्या किया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया। अब इसी क्रम में नंबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। दरअसल सीएम योगी ने कहा लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के नाम पर पड़ा, जो पहले लक्ष्मणपुर हुआ करता था, और लक्ष्मणपुर के बाद शहर का नाम लखनावती पड़ा, जो अब लखनऊ है। सीएम योगी की इसी बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिर से लखनऊ का नाम बदलने वाला है, क्या फिर से लक्ष्मण जी के नाम पर लखनऊ शहर का नाम होने वाला है, क्योंकि इसकी चर्चा सीएम योगी के उस बयान से उठने लगी है जिसमें उन्होंने कहा है कि शहर को शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी से ही जाना जाता है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट कि आखिर सीएम योगी के बयान के मायने क्या हैं। लक्ष्मण की मूरत से लखनऊ की बदली सूरत में अब नाम बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सीएम योगी का संदेश भी इसी लिहाज से खास माना जा रहा है जब उन्होंने कहा लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के नाम पर ही पड़ा। लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन नगर है। कहते हैं भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर इसका नाम लखनऊ पड़ा। यहां से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी, 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर ही अयोध्या पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग वहां जाने के इच्छुक होंगे। लखनऊ टू अयोध्या सीएम योगी के संदेश के कई मायने हैं, क्योंकि फैजाबाद अयोध्या हो गया तो क्या अब लखनऊ लक्ष्मण नगर होने वाला है? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि इससे पहले भी लखनऊ को लक्ष्मण नगर करने की मांग हो चुकी है। यहाँ तक कि सीएम योगी ने 2022 में पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर लिखा था, तो क्या पहले लक्ष्मणवती, फिर लक्ष्मणपुर, उसके बाद लखनावती और फिर लखनऊ के बाद अब शहर का नाम लक्ष्मण नगर होने वाला है। देखिए, वो पहले लक्ष्मणपुरी रही, लक्ष्मणपुरी से लखनऊ हो गई। यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी लखनऊ है। वो प्राचीन नगरी है, इसलिए लखनऊ के लोगों को जो उन्होंने सुझाव दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उन अयोध्या लखनऊ के लोगों को आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या, जो अतीत में विश्व की राजधानी हुआ करती थी भारत की, और राम जी के अनुज लक्ष्मण के नाम से जो है लखनऊ आज भी जाना जाता है। इसलिए लखनऊ में जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ जरूर आना चाहिए अयोध्या, क्योंकि आज लखनऊ में जो कुछ भी है वो अयोध्या की देन है। दरअसल 2017 में जब सीएम योगी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे तो कई शहरों के नाम बदल दिए। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने लखनऊ में भी कई जगहों के नाम बदल दिए। जैसे पहले बरलीगटन चौराहा अब अशोक सिंघल के नाम से जाना जाता है। पहले सर्वोदय नगर द्वार अब विनायक दामोदर सावरकर द्वार हो गया। पहले सिकंदराबाग चौराहा अब वीरांगना उदा देवी के नाम पर पड़ गया, और वीराम खंड चौराहा का नाम मेजर कमल कालिया चौराहा हो गया। यानी नाम बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। तो क्या ऐसे में सीएम योगी ने जो लक्ष्मण वाला संदेश दिया है वो नाम बदलने के लिहाज से है, या फिर लखनऊ को अयोध्या से जोड़ने का बस मकसद भर है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना जाता था, और कहा जाता है कि अयोध्या के श्री राम ने लक्ष्मण को लखनऊ भेंट किया था, जो एक बार फिर लक्ष्मण के नाम से सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर धर्म के धंधेबाजों के इलाज का फॉर्मूला सीएम योगी ने निकाल लिया है, जिससे आर्य समाज आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने घर वापसी वाला अभियान फिर से शुरू करने का संदेश दे दिया है। हालांकि सीएम योगी के इस बयान पर सियासत भी जमकर हो रही है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ था। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी को इन सब की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सीएम योगी ने कहा कि धर्मांतरण करवाने वालों को आर्य समाज ने घर वापसी से जवाब दिया था, तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी फिर से असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। जब मुख्यमंत्री ने कहा वैदिक धर्म के लिए घर वापसी अभियान था और इसे आगे बढ़ाना है, तो फिर अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के साथ ही बिजली के कम बिलों की घर वापसी का राग छेड़ा। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे घर वापसी वाले संदेश पर सियासी कलेश मचा हुआ है। इस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो। हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को नसीहत दे दी है, जबरन धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी दे दी है और जो भूले भटके दूसरे धर्म में चले गए हैं उनकी घर वापसी का सॉल्यूशन निकाल दिया है और संदेश दिया है आर्य समाज फिर से घर वापसी का कार्यक्रम शुरू करे। कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अशुद्धोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। घर वापसी पर जैसे ही सीएम योगी ने बयान दिया, परेशानी धर्म परिवर्तन करवाने वालों से ज्यादा समाजवादी पार्टी को होने लगी और अखिलेश यादव ने कहा, समझ नहीं आता कौन से समाज की बात करते हैं, वापसी करवानी है तो पेट्रोल के दाम वापस करवाओ। क्या डीजल के दाम की फिर से घर वापसी होगी? क्या फिर से बिजली बिल की घर वापसी होगी? आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो 2014 में थे। क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी? दरअसल घर वापसी कब होगी, किसकी होगी, कैसे होगी, ये बात की बात है। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन का अपमान किया था, तो अखिलेश यादव चुप्पी साध बैठे थे। 100 करोड़ सनातनियों के अपमान पर खामोश हो गए थे। लेकिन वहीं जब बात घर वापसी की आई तो याद पेट्रोल डीजल के दाम आने लगे। हालांकि बीजेपी ने इस चुप्पी का घर वापसी वाला तोड़ निकाल लिया है। योगी जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोग कहीं किसी तरह से भटक गए हैं, वो घर वापसी का कार्यक्रम कहिए तो गलत क्या कहा है। भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सनातन विरासत को बचाए रखने में आर्य समाज का एक बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आह्वान किया है कि आर्य समाज आगे आए और जो लोग इससे विचलित हुए हैं उनकी घर वापसी, उनको पुनः उसी रास्ते पर लाने के लिए अपने काम को आगे बढ़ाएं। दरअसल बस्ती में सीएम योगी आर्य समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जब बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था तो उस समय सबसे पहले आर्य समाज ने घर वापसी कराकर उसका जवाब दिया था। एक समय था जब बस्ती से कराची तक आर्य समाज का बोलबाला था। वो अभियान एक बार फिर चलना चाहिए, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, जिसमें टैक्स चोरी का पता चला है। हालांकि आजम खां के बाद अबू आजमी पर एक्शन से विपक्ष में सियासी टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन जो सबूत मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। दरअसल अबू आजमी के करीबियों पर 2 दिनों से आयकर विभाग की रेड चल रही है। इस दौरान वाराणसी में इनकम टैक्स के हाथ अहम सुराग लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए वाराणसी से पैसे मुंबई भेजने की जानकारी मिली है और साथ ही बेनामी संपत्ति की जांच में बड़े बिल्डर्स के नाम भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि विनायका समूह के ठिकानों पर भी कई सबूत मिले हैं, तो दूसरी तरफ एसपी नेता पर हो रहे एक्शन को लेकर डिंपल यादव ने यहां तक कह दिया कि इस तरह की कार्रवाई से बीजेपी देश का माहौल खराब करना चाहती है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा दें।
आयकर विभाग के शिकंजे से आजम खान अभी उबर भी नहीं पाए कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का लग गया। और फिर जो कार्रवाई शुरू हुई उस पर सियासी पारा हाई हो गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी की बेनामी संपत्तियों की तलाश में आयकर विभाग ने 3 शहरों में उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की और वाराणसी, लखनऊ के ठिकानों पर बेनामी संपत्तियों से जुड़े तमाम दस्तावेज बरामद किए और ये कार्रवाई आज भी जारी है। विनायक प्लाजा, वाराणसी के जो मलदहिया विनायक प्लाजा है, इसके 3rd फ्लोर पर छापेमारी चल रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर जहाँ पे आप मूवमेंट देख रहे हैं 3rd फ्लोर पर, वहां पर अंदर टीम पहुंची है, 2 गाड़ियों से टीम पहुंची है। और जो कल छापेमारी के दौरान जो कागजात मिले थे, जो हार्ड डिस्क मिली थी, जो और जानकारियां मिली थी, उसके बाबत पूछताछ की जा रही है। तो अभिनव पांडे, उनके स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो 160 करोड़ रुपए का जो नोटिस यानी संबंध था, उसके बाबत कागजात मांगे गए। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि 120 करोड़ के कागजात तो दिए आ चुके थे कल भी, लेकिन 40 करोड़ रुपए कहां से आए, इसके बारे में अब तक कोई ठोस जवाब अभिनव पांडे या उनके स्टाफ की ओर से नहीं मिला है, जो अबू आजमी के करीबी है। दरअसल आयकर विभाग ने पिछले साल अबू आजमी और उनके करीबियों के देश भर में 30 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान तमाम बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी मिली थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ में छापों के बाद अबू आजमी पर 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने का आरोप भी लगा था। 160 करोड़ की टैक्स चोरी का समन भेजा था। सूत्रों के मुताबिक अबू आजमी पर हवाला के जरिए 40 करोड़ रुपए मिलने का शक है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ इस कार्रवाई को सियासी रंग भी दिया जा रहा है। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अबू आजमी के खिलाफ हो रही छापेमारी से बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियां हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह से, और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और एक तरह जहां जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहां नौकरियां नहीं हैं युवाओं के पास, जहां किसान भी बदहाल है और जहां महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता समझ रही है बात। और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है और इसी उस पे वोट करने जा रहे हैं। यानी जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स विभाग का एक्शन हुआ, सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन इन सब के इतर आईटी की टीम अपना काम कर रही है और वाराणसी में विनायक ग्रुप के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव रहे गणेश गुप्ता का है। इस ग्रुप के वाराणसी में तमाम आलीशान मॉल, रिहायशी बहुमंजिला इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो अब आयकर विभाग के रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसी तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचारियों पर ईडी से लेकर इनकम टैक्स विभाग तक का एक्शन जारी। जो विपक्षी दलों की परेशानी बढ़ा चुका है। पहले शराब घोटाला केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल पहुंच गए, तो अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ईडी की रिमांड पर हैं, जो इंडी गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है और यही वजह है कि इसे राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सरकारी एजेंसियों के एक्शन पर संग्राम छिड़ा है। न खाता हूं न खाने दूंगा। तो क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईडी, सीबीआई से लेकर आईटी डिपार्टमेंट का जो एक्शन दिख रहा है, वो न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली पॉलिसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है? अब जरा ये तस्वीर देखिए। विपक्षी एकता दिखाने वाली इस तस्वीर की गिनती कीजिए। आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता, गांधी परिवार के 2 सबसे बड़े चेहरे, लालू यादव एंड फैमिली, ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला,
भ्रष्टाचार के किसी न किसी मामले में जांच एजेंसियों के ये रडार पर हैं। और सिर्फ विपक्षी नेता नहीं, झारखंड में ईडी के रडार पर खुद बीजेपी के 2 बड़े नेता आ चुके हैं। वहाँ भी मामला शराब घोटाले का ही है, जिसके खिलाफ अगस्त में ईडी की टीम ने बीजेपी के अभिषेक झा और निर्भय शाहाबादी के खिलाफ रेड की थी। लेकिन विपक्ष को लगता है कि एक्शन सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है। ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन चेहरा देखकर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर होता है। शायद तभी कई नेता महीनों से जेल में हैं और कोर्ट से उन्हें बेल तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को सियासी कवर फायर क्यों दिया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सियासत हाउसफुल होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने दलित, ओबीसी और महिलाओं को साधने के लिए 1 महीने में 400 से ज्यादा कार्यक्रम तय कर दिए हैं, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जुटेंगे और चुनावी अभियान को धार देंगे। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी ने विपक्ष को चक्रव्यूह में घेरने के लिए अब कौन सी रणनीति तैयार की है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद जिस तरह के नए आंकड़े सामने आए हैं, उनसे 2024 के चुनाव के समीकरण काफी हद तक बदल गए हैं। अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि ओबीसी और दलित फैक्टर ही सबसे जिताऊ और सुपरहिट फैक्टर है, जिसे साधने के लिए बीजेपी अब उत्तर प्रदेश ओबीसी दलित के साथ ही महिला वोट बैंक में पकड़ बनाने के लिए अभियान शुरू कर रही है, जिसे अंजाम तक अमित शाह और योगी पहुँचाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना की कार्ड के रूप में महिलाओं और दलित को साधने का फार्मूला सेट किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में महिला सम्मेलन और दलित सम्मेलन 8 अक्टूबर से करने जा रही है और यह सम्मेलन 2 नवंबर तक जारी रहेंगे। यानी कि 1 महीने में 400 से ज्यादा महिला सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में करेगी और इसी तरीके से हर क्षेत्र में संगठनात्मक क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी के 6 हैं, उसमें दलित सम्मेलन बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी की कोशिश उन वोट बैंक्स पर पकड़ बनाने की है जो हर सीट पर जीत हार तय करते हैं, चाहे दलित हो या ओबीसी या फिर महिला वोट बैंक, क्योंकि कहा जाता है कि जिस पार्टी ने जातीय समीकरण को साध लिया उसकी जीत उत्तर प्रदेश में पक्की है। अगर इसे आंकड़ों के नजरिए से समझें तो यूपी में तकरीबन 16 करोड़ मतदाता हैं। इनमें करीब 7.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, तो वहीं लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक है, तो दलित समुदाय के 22% वोटर्स हैं। और बीजेपी ने इस समीकरण को साधने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए 2 दिन बाद से अभियान की शुरुआत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। और इसीलिए हर समाज, हर वर्ग के लोगों के साथ अलग अलग सम्मेलन करके उन तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाती है और उनके फीडबैक कलेक्ट करके सरकार के द्वारा योजनाएं बनवाने का प्रयास करती है। और ये केवल चुनावी एक्सरसाइज नहीं होती है, ये भारतीय जनता पार्टी अहरनिश लगातार काम करती है। बीजेपी ने महिलाओं और दलितों को साधने का फॉर्मूला सेट कर लिया है और जो रणनीति तैयार की है उसके तहत बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में दलित और महिला सम्मेलन करेगी। 8 अक्टूबर से बीजेपी महिला और दलित सम्मेलन की शुरुआत होगी। 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी का दलित सम्मेलन होगा। दलित सम्मेलन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। हर बूथ से 5-5 प्रबुद्ध दलितों को बुलाया जाएगा। यानी 2 दिन बाद से ही यूपी में सियासी हलचल काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यूपी के बैटल ग्राउंड में राउंड लगाने वाले हैं और उस समीकरण को साधने वाले हैं जिससे हर बूथ पर पार्टी को मजबूती दी जा सके।
और उन वोट बैंक्स में पकड़ बनाई जा सके जो हर सीट पर जीत हार के लिए निर्णायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।